हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अबाउट 5 कॉमन मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स यूजुअली कमिट कर लेते हैं अपनी प्रिपरेशन में। और अगर आपने यूपीएससी के ईपीएफओ एग्जामिनेशंस यानी ईओएओ और एपीएफसी एग्जाम की तैयारी करने का सोच लिया है तो ध्यान रखिए कि ये 5 कॉमन मिस्टेक्स आपकी प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बट इससे पहले कि मैं मिस्टेक्स के बारे में आपको बताऊं, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट दिस ब्रिलियंट गाइड बुक जो एड्यूटैप ने प्रिपेयर की है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो एपीएफसी या ईओएओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको इस एग्जाम से जुड़े किसी भी सवाल के अगर जवाब चाहिए तो वो आपको इस गाइड बुक के अंदर मिलते हैं। और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन आपको लेना है उस डिसीजन को लेने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इस गाइड बुक के अंदर मौजूद है। आपको एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम के बाद किस तरीके से जो जॉब आपको मिलती है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या आपको फायदे होते हैं, इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी पूछे गए इन एग्जाम्स के अंदर वो भी आपको इस गाइड बुक के अंदर मिलते हैं विथ देयर सॉल्यूशंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गाइड बुक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी कॉस्ट के। तो इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करिए, जाइए इस गाइड बुक को डाउनलोड करिए और फिर आकर इस वीडियो को रिज्यूम करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो यूजुअली कैंडिडेट्स कमिट करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर सच एग्जामिनेशंस इज दैट दे डू नॉट प्रिपेयर एज पर द एग्जाम्स रिक्वायरमेंट। एग्जाम्स की जो जरूरत है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले सिलेबस और पीवाईक्यू एनालाइज करने पड़ेंगे। अगर बिना सिलेबस को ध्यान से समझे और पीवाईक्यूज को बिना एनालाइज किए अगर आपने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी तो बहुत बड़ा रिस्क रहता है कि आप उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। और इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी सब्जेक्ट को कंप्लीटली आप लोग इग्नोर करके ना जाए। राइट, आई हैव सीन मेनी एस्पिरेंट्स कुछ सब्जेक्ट्स को ग्रांटेड लेकर के वो उसकी तैयारी नहीं करते हैं और एग्जाम में उनको उसका नुकसान जो है वो भरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेनी एस्पिरेंट्स उन्होंने हमसे क्वेरी ये पूछी कि क्या हम एपीएफसी और ईओ एग्जाम के अंदर आईआर, लेबर लॉज, अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी निगलेक्ट करके इग्नोर करके सिर्फ जीएस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के बल पर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा आपको सभी सब्जेक्ट्स को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। एक एवरेज प्रिपरेशन अक्रॉस द सब्जेक्ट्स आपकी होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो अक्रॉस द सब्जेक्ट्स होंगे और हर सब्जेक्ट से आपको इजी क्वेश्चंस और डिफिकल्ट क्वेश्चंस दोनों मिलते हैं। और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के आप नहीं सॉल्व कर पाओगे लेकिन इजी क्वेश्चंस यू कैन वेरी इजीली डू। तो इसलिए आपको जितने भी कंपोनेंट सिलेबस का पार्ट है उन सभी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और उनके सिलेबस को और पीवाईक्यू को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। और आपको इररेलेवेंट डिटेल्स में भी हर सब्जेक्ट के नहीं जाना है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत टेक्निकल और वास्ट सब्जेक्ट है। लेकिन एपीएफसी और ईओएओ एग्जाम में जिस तरीके के सवाल पूछे गए हैं अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से और जो सिलेबस उन्होंने दिया है वो उतना डिटेल्ड नहीं है जितना कि बाकी अकाउंटेंसी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसलिए अकाउंटेंसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना, अकाउंटेंसी के बेसिक रूल्स जो डेबिट क्रेडिट के होते हैं उनको समझ लेना, दैट इज क्वाइट एनफ फॉर दिस एग्जामिनेशन। आपको अकाउंटेंसी के जो अप्लाइड टेक्निक्स होते हैं उसमें जाने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम के लिए। तो यू शुड नॉट गो इनटू इररिलेवेंट डिटेल्स फॉर एवरी अदर सब्जेक्ट। सेकंड मिस्टेक जो बहुत सारे कैंडिडेट्स कॉमनली कमिट करते हैं कि वो एक ही सब्जेक्ट, एक ही कंपोनेंट के लिए बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारे इस ईओएओ और एपीएफसी दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स एग्जाम की आपको मार्केट में अवेलेबल मिलती हैं। अब आप अलग अलग लोगों से अगर एडवाइस लेंगे तो बहुत सारे लोग आपको डिफरेंट बुक्स के नाम बताएंगे और जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं ना उनके मन में एक लालच भी आ जाता है कि यार अगर हम ज्यादा बुक्स पढ़ लेंगे तो शायद हमारी नॉलेज ज्यादा बेटर हो जाएगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि हर सब्जेक्ट का एक ही स्टैंडर्ड सोर्स आप फॉलो करें। सो यू हैव टू फॉलो वन सोर्स पर कंपोनेंट और वो कंपोनेंट का जो सोर्स है वो एग्जाम की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए और एक थोरो एनालिसिस के बाद आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा सोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो अगर मैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करूं, हम आप लोगों को भी बता चुके हैं और बहुत सारे लोग भी आपको बताएंगे कि एक ही पर्टिकुलर इंडियन हिस्ट्री की बुक को आप पकड़िए और उसी को पढ़िए, उसी को बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। और ताकि एक ही बुक से जो भी इंफॉर्मेशन आपको ला रही है उससे कंफ्यूजन कम होता है और कोई टॉपिक मिस हो जाए उसके चांसेस भी आपके कम रहते हैं, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट मेनी पीपल डू इज दे डू नॉट सॉल्व चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे इस सिलेबस के अंदर, आपको सभी सब्जेक्ट्स के डिफरेंट चैप्टर्स को कंप्लीट करने के साथ उनके एमसीक्यूज को सॉल्व करने की जरूरत है।
इन ऑल अगर आप टोटल ऑन एन एवरेज 10,000 एमसीक्यूज को अगर सॉल्व कर लेते हैं अक्रॉस द सब्जेक्ट्स, तो बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं कि एग्जाम के अंदर जो 100 या 120 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे वो आपके पढ़े हुए एमसीक्यूज में से आएंगे। और ये सक्सेस को पाने का एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी एमसीक्यूज आप सॉल्व करें चैप्टर के बाद, वहां पर आपका सिर्फ काम खत्म नहीं होता है, आपको अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करना है और रिवीजन अकॉर्डिंगली करनी है। जिस चैप्टर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करने में आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है, आप समझ जाएंगे कि वो चैप्टर आपके लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, आपको उसको ज्यादा रिवीजन देने की जरूरत है, उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है। अगर कोई चैप्टर कंप्लीट करके उसके एमसीक्यू जब आपने सॉल्व किए और बहुत इजीली यू आर एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ देम, इसका मतलब वो चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो गया है और आप नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। The fourth common mistake that I'm talking about is not doing a regular revision. Revision is the key to success. Revision और practice ये दो ऐसी चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि क्या जितनी मेहनत आपने सब्जेक्ट्स को पढ़ने में की है उसका फल आपको एग्जाम में सक्सेस के रूप में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, रिविजन आपके डेली स्केड्यूल का पार्ट होना चाहिए। ऐसा सोचकर मत चलिए कि आप सभी सब्जेक्ट्स को एक बार में पढ़ लेंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस, अकाउंटेंसी, आईआर, लेबर लॉ, ये सब एक एक करके मैं खत्म कर लूंगा और उसके बाद जाकर के हम सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे। तो ऐसे काम नहीं होता है। जैसे जैसे एक कंपोनेंट आप लोग कवर करते जाएं, उस कंपोनेंट का रिवीजन उसके बाद से ही रेगुलरली स्टार्ट होते जाना चाहिए। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू हैव टू डू रिवीजन अकॉर्डिंग टू योर डेली स्केड्यूल। उसमें रिवीजन के लिए अलग से जगह होनी चाहिए और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का वेट हमें यहाँ पर नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना, अगर एनफ रिवीजन नहीं किया आपने तो एग्जाम के अंदर अक्रॉस द सब्जेक्ट आप कंफ्यूज हो जाएंगे और मेमोरी लॉस हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन जो आपके सामने है इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको चीजें जो है वो याद नहीं आएंगी। और कई बार अगर चीजें याद भी आती हैं तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज रहती है, थोड़ी सी गलत चीजें आपको माइंड में आ जाती हैं और आप वहां पर जानबूझकर क्वेश्चन को आता हुआ होने के बाद भी गलत आंसर लगाकर आ जाते हैं। Last and the final mistake that most of the aspirants have done in their preparation, including me, जब मैंने भी preparations की हैं एग्जाम्स की, तो वो है मॉक टेस्ट ना देना। सिर्फ सिलेबस पढ़ लेना और उसको बार बार रिवाइज करते रहना ये एनफ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने की जरूरत है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि अराउंड 10,000 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं एग्जाम में सक्सेस को गारंटी करने के लिए, और उन 10,000 एमसीक्यूज में से एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका मॉक टेस्ट के थ्रू भी आता है। तो मॉक टेस्ट से आपकी इवैल्यूएशन हो जाती है कि आपने जितनी चीजें पढ़ी हैं वो कितने अच्छे से आपको याद हैं। इसके साथ आपकी रिवीजन भी मॉक टेस्ट के थ्रू होती है। जब आप मॉक देते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसके सॉल्यूशन पढ़ते हो, तो वहां से भी आपकी रिवीजन होती है। और इसके साथ साथ एग्जाम के दौरान जिस तरीके का नर्वस और कॉम्पिटिटिव और टाइम बाउंड माहौल रहता है उसकी आपको प्रैक्टिस हो जाती है। सो यू आर नॉट स्ट्रेंजर टू द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट दैट इज देयर व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम। तो एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होंगे तो आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस होगी कि आपने 2 घंटे लगा करके पहले भी कई बार मॉक टेस्ट सॉल्व कर रखे हैं और उनमें अच्छा परफॉर्म कर रखा है। तो ये है कुछ ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स जिनका आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल ये मिस्टेक्स आपको कमिट नहीं करनी है अगर आप ईपीएफओ के ईओ और एपीएससी एग्जाम के अंदर सक्सेस को पाना चाहते हैं।